हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और एलियन मार्केट्स का। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर लाइकिंग दिस फेस टू फेस सीरीज. आई होप you are learning a lot. I am definitely learning a lot because the kind of guests I've been getting and the kind of knowledge they have been sharing, it's incredible journey I've been going through. दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे. आज वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस मार्केट के अंदर में जहां पर एक घनघोर तेजी के बाद कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद मार्केट थक गया है या शायद नई तेजी की तैयारी कर रहा है, किसी को नहीं पता है. आज बहुत जरूरी हो गया है कि हम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए एसेट एलोकेशन का प्रोसेस को समझे. एसेट एलोकेशन का मतलब हुआ दोस्तों कि कई फाइनेंशियल एसेट्स है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें इक्विटी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा एसेट है, बट उसके अलावा बॉन्ड है और कैश है. कैश अपने आप में बहुत बड़ा एसेट है जो कि लोग रियलाइज नहीं करते हैं. और आज के जो मेरे गेस्ट हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज इस देश के वन ऑफ द टॉप वेल्थ मैनेजर्स, इनको मैंने इनवाइट किया है और कहा है कि सर आप बताइए, किसी को इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो उसका एसेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए. दोस्तों, मेरे गेस्ट आज के लिए हैं साहिल. साहिल, हाय विवेक. हेलो. हेलो. थैंक यू. हाय. थैंक यू साहिल, मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए और बहुत ही अहम टॉपिक में मेरे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू विवेक. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. वेरी हैप्पी टू बी हियर. आई थिंक बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन होगा हमारे बीच में. पर्टिकुलरली एसेट एलोकेशन एक ऐसा टॉपिक है, आई थिंक थोड़ा सा अंडर एक्सप्लोर्ड है. या एकदम. और मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ ट्विटर पे और आपके कुछ आर्टिकल्स भी पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे लगा कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट इन दिस स्पेस, जो इसके बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से मेरे जो बिगिनर इन्वेस्टर्स है मार्केट के, उनको आप समझा पाएंगे. थैंक यू. थैंक यू. मैं शेयर करूंगा व्हाट एवर इनसाइट्स आई हैव, जो भी है अंडरस्टैंडिंग सिंपलर टर्म्स में मैं चाहूंगा कि मैं बता सकूं. थैंक यू सो मच. तो साहिल, मेरा फॉर्मेट ऐसा है कि शुरू में कुछ मोमेंट्स हम लोग स्पेंड करते हैं आपके बारे में जानने के लिए, फिर उसके बाद थोड़ी टेक्निकल डिस्कशन करेंगे. तो पहले आपसे चालू करें. हम लोग दोनों तकरीबन हम उम्र है, करियर मोटा मोटी यस. हमने साथ में ही चालू किया था, तो अच्छा लग रहा है ये जान के. थोड़ा बताइए अपने बारे में. तो वे बैक इन 2007 मैंने स्टार्ट किया था एज अ कमोडिटी एनालिस्ट. और उस समय मैं मेटल्स, जो कि इस समय आई थिंक बहुत ही हॉट टॉपिक है, वो मैं देख रहा था उस समय. प्रेशियस मेटल, एनर्जी. एंड उसके बाद देन आई मूव्ड एंड जॉइंड अ प्रोप्राइटरी डेस्क विद एडलवाइस, जहाँ पे आई वाज अ प्रोप्राइटरी ट्रेडर फॉर सम टाइम. एंड देन आई मूव्ड ऑन टू द वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस, जहाँ पे पहले मैं चार्टिस्ट था, टेक्निक एनालिस्ट. फिर मैं डेरिवेटिव एनालिस्ट बना और वो डेस्क रन किया कुछ समय तक. और उसके बाद आई ट्रांजिशन टू बिकम अ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्ट्रेटजिस्ट, और इसी रोल में हूँ पिछले 5 से 7 साल से, विच इज पार्ट ऑफ द वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस. तो एक मिक्स बैग ऑफ एक्सपीरियंस है, रफली इन डिफरेंट एरियाज, लार्जली इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, रिसर्च. ये दो मेन फोटे रहे हैं मेरे, जहाँ पे मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहा है. बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है कि मैंने भी एमबीए के बाद करियर चालू किया था एज अ कमोडिटी एनालिस्ट. मैं भी यस. प्रेशियस मेटल और क्रूड ऑयल को ट्रैक करता था जेम फाइनेंशियल में, और आप एडलवाइस में थे उस समय. और मैंने भी वेरी उसके बाद सिमिलर जर्नी. आप ट्रेडिंग चालू किया था, बट मैंने अपने लिए चालू किया था जो अभी तक चल रहा है. और आपने बड़ी राइट. संस्था को ज्वाइन किया था, तो आप वहां और बड़ा ग्रो कर पा रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. थैंक यू. थैंक यू. आई थिंक इट्स अ गुड फॉर्च्यून, जो सिमिलर आई थिंक एक्सपीरियंसेस इन डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट एरियाज, तो न्यू चीजें सीखने को मिलती हैं आई थिंक दोनों जगह पे. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. सो साहिल, एसेट एलोकेशन ये सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, तो इसको थोड़ा सिंपल यस. तरीके से यूज करेंगे. बट एक सिंपल मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं और आप उस फॉर्मूला के अंदर में अपने गैप्स को भरिए. एक 25 या. साल का लड़का है, एक 35 साल का है, एक 45 का और एक 55 का है. अब हाँ. आप बताइए कि आज की डेट में जब मार्केट इतना हीटेड हो गया है और पैसे पड़े हैं बैंक के अंदर में, तो करना क्या चाहिए? हेलो, आशा करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है. अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह के वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूं,
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप मेरे इस प्रयास से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, बिकॉज बेल से ही पता लगता है कि कोई नया वीडियो मैंने रिलीज किया है। धन्यवाद। देखो, एज वाइज एक पर्टिकुलरली एक नोशन है जो पुराना मिक्स बना हुआ है कि 100 माइनस योर एज यू शुड गो एंड इन्वेस्ट इन इक्विटी। तो जितने आप यंग होंगे आपका ज्यादा एलोकेशन इक्विटी में चला जाएगा। जी। और जैसे जैसे आप ध्यान से देखेंगे कि लाइफ स्पैन बढ़ता जा रहा है दुनिया में, है ना। हम पहले लोग 60 साल तक जीते थे, अभी 80 तक जी रहे हैं। तो इसमें इक्विटी एग्रेशन अपने आप बढ़ जाता है। जितने आप यंग हैं आपका इक्विटी एलोकेशन अपने आप बढ़ता है। तो रफली इट इट स्टेज एंड इट पेज टू इन्वेस्ट मोर इन इक्विटी। अगर जितने आप यंग हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 20 या 25 ईयर्स ओल्ड हैं, आप ऑलमोस्ट यू कैन गो अप टू 75% इक्विटी, मतलब 100 में से 25, विच इज एन आइडियल मिक्स। ये रूल ऑफ थंब है, इट्स लाइक एन एवरेज। जैसे हम 20 डे मूविंग एवरेज देखते हैं, ये 20 डे मूविंग एवरेज है। कुछ रिस्क एवर्स इंडिविजुअल होंगे जो 50 पे ही अच्छा करेंगे, जिनका लाइफस्टाइल 50 को मैच करता है, और कुछ ऐसे होंगे जो 95 या 100 तक भी जा सकते हैं, बिकॉज वो अपना इतना रिस्क अज्यूम कर सकते हैं। बट ये एक रफ गाइडलाइन है। तो रफली 75 के आसपास स्टिक करना एट द एज ऑफ 25, और लेट्स से अगर आप 50-55 तक हैं, तो एसेट एलोकेशन में इक्विटी को 50 रखना, आई थिंक इट इट डज वेल। इट्स अ रूल ऑफ थंब, लेकिन again it's an average, or जैसे you all know that people who follow averages only make average returns. तो you have to find out कि आपका particular forte क्या है, आपका अपना risk appetite क्या है, right? तो एक जनरल रूल ऑफ थंब मेरा है कि जब मुझे रात को नींद आनी कम हो जाती है, तो इसका मतलब मैं अपनी रिस्क एलोकेशन से काफी ऊपर चला गया हूँ। तो वो ये एक ध्यान, so you have to be very comfortable, careful with your allocation. तो एलोकेशन का एक मंत्र है दैट your allocation should be such that finance should not become your hobby, right? If you are doing asset allocation, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिन रात आप सिर्फ इसी के बारे में सोच रहे हैं। You should be comfortable with it. That is the first thing. So early in your career, more equity allocation. ओके, सो अब इक्विटी के अलावा फिर दूसरे क्या क्या ऑप्शन है, पहले आप वो बता दीजिए, और फिर इक्विटी के अंदर में मैं जाऊंगा कि अब इक्विटी में भी क्या, बिकॉज इक्विटी बहुत Correct. ब्रॉडर टर्म है। That's right. देखिए, जो एक्स ऑफ इक्विटी, इक्विटी के अलावा अगर हम देखेंगे, तो सबसे डोमिनेंट एसेट क्लास है डेट, बॉन्ड, राइट। ओके। बॉन्ड्स एंड डेट, जिस फिक्स्ड इनकम जिसको बोलते हैं, जहां पे आपको लगातार कैश फ्लो आता है। ओके, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है। उसके अंदर अगर आप डेट के अंदर जाएंगे तो बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट है, मे बी हम उनके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। बट जो सबसे प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट इंडिया में सालों से चलते आ रहे हैं, जैसे एफडी, दैट इज अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, राइट, फिक्स्ड डिपॉजिट। उसकी नॉलेज आई थिंक सब व्यूअर्स को और सभी इंडियंस को भली भांति उनकी नॉलेज है। उसके अलावा आई थिंक बहुत सारे, सॉरी मैं यस, इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में साहिल, मैं बहुत यस, इंटरप्ट करूंगा बिकॉज ये टॉपिक इतना इतना माइक्रो लेवल पे जाना जरूरी है ना। आपने जी, कहा कि एफडी की नॉलेज सबको है, साहिल या प्रॉब्लम एफडी की नॉलेज, बैंक एफडी की नॉलेज सबको है, बट एफडी करेक्ट, खाली बैंक एफडी नहीं है ना, और कॉर्पोरेट्स के भी एफडी आती है जो कि कॉर्पोरेट पता ही एफडी, नहीं लगता लोगों को। बिल्कुल सही बात है। कॉर्पोरेट एफडी है जो कि कुछ, इट कैन ऑफर हायर रिटर्न्स टू यू और इवन हायर रिस्क आल्सो टू यू। दैट इज आल्सो एन इंस्ट्रूमेंट जो आपने हाईलाइट किया। पीएसयू बॉन्ड्स हैं जो कि तकरीबन एक क्वाज़ाई गवर्नमेंट बॉन्ड की तरह होते हैं। उतने वो रिस्की नहीं होते जितना गवर्नमेंट बॉन्ड में रिस्क है, उतना ही उसमें, जो कि नेग्लिजिबल है, राइट। उसके अलावा टैक्स फ्री बॉन्ड्स आते रहते हैं टाइम टू टाइम। दैट इज ऑल्सो अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, वेरी वेरी यूजफुल। एनसीडीज होते हैं, जो कंपनीज शॉर्ट टर्म पेपर इशू करती रहती हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, इवन 10 ईयर्स तक भी जाते हैं वो। दैट इज ऑल्सो एन अ गुड इन्वेस्टेबल ऑप्शन। तो ऐसे रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बट इसके अंदर एक डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट है जो है म्यूचुअल फंड्स, राइट, राइट, डेट म्यूचुअल फंड्स, which राइट। can cover all these asset class on its own. So the mutual fund will manage on your behalf, और वो इन सभी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके, डेट इंस्ट्रूमेंट को यूज करके आपकी एलोकेशन क्रिएट कर सकता है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं डेट में। और आई थिंक अभी इंडिया की डेट मार्केट बहुत मेच्योर नहीं है, बट एक इन्वेस्टर जिसको लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन करनी है, उसके पास फेयर डिग्री ऑफ ऑप्शंस हैं अवेलेबल टू क्रिएट अ डेट पोर्टफोलियो। तो साहिल,
म्यूचुअल फंड के अंदर में तो खैर इन्वेस्ट करना बहुत इजी हो गया आजकल, बिकॉज पूरी इंडस्ट्री ने बता दिया है कि क्यों म्यूचुअल फंड सही है और उसको कैसे करेक्ट। अप्रोच करना चाहिए। लेकिन अगर हम्म। किसी को बाकी खुद भी डायरेक्टली इन्वेस्ट करना हो कॉर्पोरेट एफडी के अंदर में, या जो जो आपने ऑप्शंस बताया है, तो हम्म। वो कैसे कर सकता है? व्हाट इज दी तो आप, फॉर्मेट? हाँ, तो जो आपके एग्जिस्टिंग ब्रोकर्स हैं, अगर आप एक ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो हम्म। ये सारे प्रोडक्ट्स आपको ऑफर कर सकते हैं। मोस्टली ओके। सब ब्रोकर्स के पास बहुत सारे एनसीडीज और यू नो कॉर्पोरेट पेपर सब अवेलेबल रहता है, वेयर यू कैन इन्वेस्ट थ्रू देम। और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज इतने इजीली अवेलेबल नहीं है, ओके। राइट। ओके। एंड तो आई थिंक डेट मार्केट, दैट्स व्हाई मैंने पहले बोला कि डेट मार्केट में फेयर डिग्री ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, लेकिन इजीली एक्सेसिबल नहीं है अभी। जैसे अभी आरबीआई ने एक नया इशू किया है नोटिफिकेशन, वेयर दे आर सेइंग कि गवर्नमेंट डेट आप डायरेक्टली आरबीआई से खरीद पाएंगे, राइट। जी। जी। विच इज एन एक्सेलेंट मूव, जहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स विल बी एबल टू एक्सेस गवर्नमेंट पेपर। जो जीसेक है, आपको जो रेट दिखता है 6% का या 6.2 का, आप डायरेक्टली हम्म। एक्सेस कर पाएंगे उसको, विच इज अ हम्म। ग्रेट इंस्ट्रूमेंट। तो हम्म। बट बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो आप डायरेक्टली एक्सेस करना आपके लिए डिफिकल्ट है, बट यू कैन डू इट थ्रू योर ब्रोकर। ओके। ओके। तो चलिए मान लेते हैं कि अभी म्यूचुअल फंड क्योंकि वो इजियर है, तो उसी के थ्रू अगर अपने को यस, काम करना है, तो डेट में म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत वैरायटी है। थोड़ा टाइम दैट्स इसको राइट। स्पेंड कीजिए कि क्या क्या वैरायटी है उसके बिल्कुल। अंदर। देखो, डेट म्यूचुअल फंड में पर्टिकुलरली आप इसको दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कीजिए। एक तो ऐसे डेट म्यूचुअल फंड है जो कि इनहेरेंटली थोड़े ज्यादा रिस्की होते हैं, ओके, हम्म। जहां पे आप क्रेडिट रिस्क ले रहे हो या पे आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीद रहे हो, जो कि इनहेरेंटली रिस्की हैं। और 2018 से 20 में बहुत ऐसे इवेंट्स हुए हैं जहां पे पीपल हैव बिकम मोर अवेयर कि डेट इज नॉट रिस्क फ्री, राइट। वहां पे भी रिस्क होता है, कंपनी रिस्क होता है। तो एक जी। भी ये थोड़ा रिस्की कैटेगरी है। आप इसको बोल सकते हैं कि मे बी नॉट एज रिस्की एज इक्विटी, बट कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जहाँ कॉर्पोरेट डेट है विच आर वेरी क्लोज टू देम, राइट, क्योंकि ओके। यहाँ पे यू रन द रिस्क ऑफ कैपिटल डेप्रिसिएशन ऑल्सो। और हम्म। दूसरे जो है जहाँ पे मिनिमम रिस्क है, जहाँ पे वो प्राइमरली जीसेक में इन्वेस्ट करते हैं या फिर टॉप रेटेड पेपर में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रिपल ए कॉर्पोरेट्स में, या फिर जीसेक में डायरेक्टली, राइट, गवर्नमेंट पेपर में या फिर पीएसयूज में। तो आप कैटेगरी वाइज जाएंगे तो आपको जैसे पीएसयू बैंकिंग फंड मिलेगा, जो कि हम्म। सिर्फ पीएसयू बैंक्स के डेट में ही इन्वेस्ट करते हैं। फिर हम्म। आपको एक भारत बॉन्ड मिलेगा विच इन्वेस्ट ओनली इन यू नो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, उन कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं उसके डेट में। सॉर्ट ऑफ आपको सोवरेन सिक्योरिटी मिलती है, तो उतना ही रिस्क है जितना सोवरेन पे रिस्क है, राइट। हम्म। तीसरा आप जाएंगे तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड मिलेगा आपको विच इन्वेस्ट अक्रॉस द बोर्ड, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में इन्वेस्ट करता है। और चौथी सबसे रिस्की कैटेगरी में तो क्रेडिट रिस्क फंड मिलेंगे आपको, राइट। और इन सब के अलावा एक फंड है जिसके बारे में मैंने बात नहीं की है, वो है लिक्विड फंड्स, विच ओके। आर मोर और लेस इक्विवेलेंट टू कैश, क्योंकि हमने अभी तक कैश के बारे में बात नहीं की है, विच इज ऑल्सो अ डेट इंस्ट्रूमेंट। But liquid funds are more or less looked at as cash, because cash is not debt, okay, because cash doesn't yield anything, उसके ऊपर आपको कोई yield नहीं मिलती है, कोई ट्रेल नहीं मिलती है। तो cash is not debt, but it is also an asset class, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। हम्म। But there are liquid funds which are very close to cash, rather than हम्म। keeping cash you invest in liquid funds। but there are times when आपके लिक्विड फंड के yields इतने अच्छे होते हैं कि दे विल क्वालिफाई एज अ डेट इंस्ट्रूमेंट एट दैट पॉइंट इन टाइम, राइट। तो ये कुछ प्लेथोरा ऑफ फंड्स हैं जहाँ पे अवेलेबिलिटी है इन्वेस्टमेंट्स की। साहिल, आप लिक्विड फंड की बात कर रहे हैं तो मेरा मन एक क्वेश्चन को पूछने का किया कि मैंने देखा है, मेरे भी पैसे लिक्विड फंड में रहते हैं, तो मैंने देखा है कभी लिक्विड फंड हाँ, 2% रिटर्न देते हैं साल एनुअलाइज, कभी वो 7-7% हाँ। में एनुअलाइज रिटर्न देते हैं। तो ये लिक्विड फंड में इतनी वॉलेटिलिटी क्यों होती है? कभी कभी होती है, बट क्यों होती है रिटर्न में? देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक ये पूरी डेट मार्केट को एक्सप्लेन कर सकता है क्वेश्चन। सो अगर आपको डेट मार्केट को समझना है तो आपको सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है, वो है जिसको यील्ड कर्व बोलते हैं फाइनेंशियल लिंगो में। जी। यील्ड कर्व कैसा होता है कि अगर आप एक साल की मेच्योरिटी देखते हैं, मतलब आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया सिर्फ एक साल की मेच्योरिटी के लिए, अगर वो इंस्ट्रूमेंट एक साल में मेच्योर होने वाला है, तो 1 ईयर मेच्योरिटी का है, उसका एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट होगा, जी। ठीक है। अज्यूम करते हैं कि वो आरबीआई के रेपो रेट जितना है, अभी आरबीआई का रेपो रेट 4% है फॉर एग्जाम्पल।
और ये इंस्ट्रूमेंट का भी रिटर्न 4% है, तो 1 ईयर रिटर्न 4 हो गया। अभी आरबीआई सेकेंड ईयर रिटर्न, साहिल, आपने हाँ रफली। टेक्निकल टॉपिक डाल दिया, बताना पड़ेगा आपको ये रेपो रेट भी। हाँ नहीं, से आरबीआई जो है वो बैंक्स के साथ डील करता है। ऑल द बैंक्स बोरो एंड लेंड मनी टू आरबीआई टू मैनेज देयर लिक्विडिटी। तो वहां राइट। पे जो रेट्स यूज होते हैं वो रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट है, राइट। अच्छा अच्छा, तो समझ गया। जहां पे बैंक्स इंटर बैंक मार्केट में डीलिंग करते हैं वो रेट्स, कॉल रेट और जो भी विंडो है आपका रिवर्स रेपो एंड रेपो, उसके बीच में आरबीआई के साथ डील करते जी हैं। जी सो आई विल नॉट गो इनटू टेक्निकलिटीज, जी। लेकिन तो जो शॉर्ट टर्म रेट्स हैं, जैसे जैसे आपकी मेच्योरिटी बढ़ती जाती है, अवधि बढ़ती जाती है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, रेट्स धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, राइट। 4% से 5 6 7 8, तो आप 10 साल में पैसे लगाएंगे, जैसे इस समय 10 ईयर यील्ड जो है, 10 ईयर रेट 6.2 है जी सेक का, राइट। तो 6.2% आपको, अगर वो बॉन्ड खरीदेंगे तो 6.2% का फिक्स्ड कूपन मिलेगा उसके ऊपर, राइट। सर ये तो 6.2 इसका कूपन है कि वो यील्ड है? हाँ, जब आगे यार आप अभी वो बॉन्ड देखेंगे तो वो उसका यील्ड है, जब बॉन्ड इशू होता है जिस दिन, वो कूपन के साथ आता है। सो अच्छा। कूपन और यील्ड डिफरेंट होते हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, बट जैसे जैसे सेम बॉन्ड ट्रेड होता है, क्योंकि उसका प्राइस चेंज होता रहता है, तो उसकी यील्ड बदलती रहती है। जी तो जी, इफेक्टिवली कूपन कभी नहीं बदलता, यील्ड बदलती रहती है, समझ गया। राइट। ठीक है। तो ये जो पूरा कर्व है, शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म, 1 साल से लेके 10 साल, इसमें जो सबसे नजदीक कर्व है 1 साल वाला, ये सबसे वॉलेटाइल होता है, ओके, अच्छा शॉर्ट अच्छा। टर्म वाला। क्यों वॉलेटाइल होता है? क्योंकि यहाँ पे एक तो आरबीआई इन रेट्स को कंट्रोल करता है, और दूसरा जो बल्क ऑफ बोरोइंग है मार्केट की, बहुत ज्यादा अमाउंट की जो बोरोइंग है वो यहीं पे होती है। कोई कंपनी 90 दिन का पेपर इशू कर रही है, 360 दिन का, 180 दिन का, वो सब इसी में एक्टिविटी हो रही है। और ये हम्म। रेट्स डिमांड और सप्लाई की वजह से, मनी, डिमांड ऑफ सप्लाई ऑफ मनी उससे चेंज होते रहते हैं। और लिक्विड फंड जो है वो इनको ट्रैक करते हैं क्लोजली, क्योंकि वो ओके रिस्क नहीं लेना चाहते। जनरली ओवरनाइट फंड्स होते हैं, तो उनके रेट्स भी इसके साथ साथ मूव होते रहते ओके ओके, गॉट योर पॉइंट, एब्सोल्युटली करेक्ट। जीसेक आपने कहा कि 10 ईयर जीसेक 6.2 है, इसका मतलब मेरा मेरा जो समझ है कि गवर्नमेंट जो 10 साल बाद का बोरोइंग के लिए जो पेपर लिया है उसका भी यील्ड चल हैं। रहा हाँ, है 6.2, राइट? करेक्ट। ओके। तो इसका मतलब किसी रिटेल इंडिविजुअल को गवर्नमेंट को लेंडिंग करना है, हाँ अगर गवर्नमेंट के जो पेपर्स है उस पर सब्सक्राइब करना है, तो वो म्यूचुअल फंड का जीसेक में पैसे डाल सकता है, उसमें तो हाँ, रिस्क तो कुछ होगा म्यूचुअल, नहीं? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। म्यूचुअल फंड का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड है, आप उसमें, उसका नाम डिफरेंट हो सकता है, बट जो फंड उसमें इन्वेस्ट करता है आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, तो मोर और लेस वो आपको सिमिलर यील्ड देगा, जितना गवर्नमेंट यील्ड है उसके आसपास का यील्ड देगा। ओके, गॉट इट गॉट इट। तो आई थिंक सर बॉन्ड मार्केट के बारे में मोटा मोटी एक आइडिया लग गया, पेपर्स के बारे में। बाकी तो देखिए बहुत कुछ है, मैं एक प्रॉब्ली एक सेशन आपके साथ कभी करूंगा बॉन्ड पे, बट एक जरूर, आइडिया लग गया कि बॉन्ड मार्केट में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। आपने एक बहुत बिल्कुल। अच्छी बात कही थी साहिल, कि कैश भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एलोकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में थोड़ा इलैबोरेट करिए। मेरे ख्याल से कैश जो है एक बड़ा अंडररेटेड इंस्ट्रूमेंट है। मैंने ये रियलाइज किया है कि बहुत सारे लोग कैश की अहमियत को नहीं पहचानते हैं, और खासकर ये अहमियत 2020 में लोगों को पता लगी कि कैश होना जरूरी क्यों है पोर्टफोलियो में। हम्म। तो हालांकि मेरे लेवल पे मैंने कुछ समय पहले, मे भी कुछ सालों पहले, कॉल लिया था कि मैं 20% कैश पोर्टफोलियो में हमेशा रखूंगा। ओके। ये बहुत ही बड़ा नंबर है, बहुत सारे लोग 5% रखते हैं, लेकिन 20% कैश अपने आप में एक बहुत बड़ा कुशन प्रोवाइड करता है आपको अगेंस्ट वोलेटिलिटी। और हम्म। ऑफ कोर्स रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। कुछ ऐसे समय होते हैं, 10 साल में ऐसा एक महीना आता है जब आप बोलते हो कि ये 20% नहीं होना चाहिए, 10% होना चाहिए। तो वो हम्म। एक सिक्स सिग्मा इवेंट के लिए आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कैश के साथ, इट गिव्स यू एन एबिलिटी टू एंड्योर वोलेटिलिटी। तो जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, राइट, तो यू आर फोर्स्ड समटाइम्स टू लिक्विडेट योर पोजीशंस। अगर आपने मार्जिन डेट लिया हुआ, बहुत स्टॉक्स खरीदे हुए मार्जिन के ऊपर, या आपके हाँ। पास एफएनओ पोजीशन है जिसमें आप लगातार नुकसान कर रहे हैं, हम्म। अगर आपके पास कैश का कुशन है, तो एबिलिटी टू सर्वाइव इन द मार्केट गोज अप। तो मे बी आप इससे सहमत होंगे, क्योंकि आप बहुत समय बिता चुके हैं मार्केट में, कि अगर आप इस मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं तो रिटर्न बन जाएगा।
अगर एब्सोल्युटली। सरवाइव नहीं करेंगे तो आई थिंक इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फन, तो उसमें इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ बचेगा नहीं फिर। सो आई थिंक कैश इज वेरी इंपॉर्टेंट, और पर्टिकुलरली जब इसकी यील्ड बढ़ जाती है, जैसे अब लिक्विड फंड 7% दे रहा है, हम्म many people don't realize that 7% is a lot of money, right? वो हम्म बहुत छोटा दिखता है, लेकिन उसका कंपाउंडिंग इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, राइट? हम्म तो हम्म आई थिंक कैश एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एलोकेशन है, और उसका एक फिक्स्ड अमाउंट आपके पास होना बहुत जरूरी है। और ये आपको आई थिंक मार्जिन कॉल से बचाता है, पर्सनल ट्रेजेडी से बचाता है, आई थिंक विच किल्स अ लॉट ऑफ पोर्टफोलियो। मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि पर्सनल लाइफ इवेंट्स कैन किल अ पोर्टफोलियो देन एनीथिंग एल्स, इवन रॉन्ग एलोकेशन एंड रॉन्ग कॉल्स, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं होता। सो आई थिंक कैश इज अ गुड एलोकेशन इन दैट रिस्पेक्ट। साहिल, थोड़ा टाइम इस पे और स्पेंड करेंगे। जैसे 25 साल का, 35 साल का, 45 साल का, तो सबके लिए कैश का क्वांटम तो सेम नहीं रह सकता है। आपने बताया था करेक्ट। 100 माइनस एज वुड बी इक्विटी। यस, तो दैट्स 25 राइट। साल के लिए अगर 70% इक्विटी में चला गया तो 20% कैश रहेगा, तो इसका मतलब आप बोल रहे हैं बॉन्ड मार्केट में कुछ मत डालो। नहीं, आई थिंक अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, और अगर आप 25 ईयर्स एज जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इवेंचुअली आप कितना कैश बर्दाश्त कर सकते हैं डिपेंड्स ऑन योर ओन फाइनेंशियल कंडीशन। जैसे मैं आपको एक मॉडल बिल्ड करके देता हूँ। अगर मैं एक ऐसा इंडिविजुअल हूँ, मेरे पे कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई एजुकेशन लोन नहीं है, और मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है दैट आई डोंट हैव टू गिव एनी सपोर्ट टू माई फैमिली, आई कैन हैव मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश, आई कैन हैव मे बी 5% कैश, just हम्म to sustain my equity portfolio and go through cycles. लेकिन हम्म अगर आपके पास लाइबिलिटी है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है which you have to pay, I think you will have probably have a higher allocation of cash, even when you have higher allocation to equity. So I would probably cut down on aggressive debt. तो मैं corporate debt पे नहीं जाऊंगा, मैं credit funds में नहीं जाऊंगा, maybe I will have a mix of GSEC and cash, because ओके। मेरी जो रिस्की पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो है, और जहां पे मैं आई एम सीकिंग रिटर्न, वो मैं इक्विटी से पूरी करूंगा, जी। और जो मेरा बाकी पोर्टफोलियो मैं उसको प्रोटेक्शन के लिए यूज करूंगा। सो आई थिंक इट इज मोर डिपेंडेंट ऑन हाउ यू क्रिएट योर फाइनेंशियल गोल्स। और आई थिंक बिकॉज हमने ये डिस्कशन की है, इसके पहले मैं एक राइडर डालना चाहता हूँ। हम्म वो राइडर ये है कि ये सारी चीजें तभी रेलेवेंट हैं जब आप ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ले चुके हैं। ओके, अच्छा अच्छा। अदरवाइज आपकी एक कैश एलोकेशन आपको नहीं बचा पाएगी, राइट, फ्रॉम अदर लाइफ इवेंट्स। सो दोज आर हाइजीन आइटम्स, आई सपोज कि वो सबको करनी ही चाहिए। अच्छा साहिल, यस। अभी जो मार्केट में जिस तरह के लोग आ रहे हैं, काफी मिलेनियल्स मार्केट में है। और आपको तो पता है ना यस। कि मिलेनियल्स दे डोंट एक्सेप्ट दिस थ्योरी ऑफ सेविंग। वो तो राइट। नेट नेगेटिव माइंडसेट वाले हैं कि आज जी लो, कल का देखा जाएगा। तो उनके करेक्ट। लिए एक प्रश्न है कि अगर किसी को सपोज नेट बोरोअर बनना है मार्केट में, तो हाँ। मैक्सिमम कितना बोरिंग होना चाहिए? हम लोग जब हमेशा एसेट की बात करते हैं, इतना एलोकेशन करेक्ट। तुम्हारा यहाँ होना चाहिए, बट बोरोइंग का कोई जल्दी बात नहीं करता है। तो एक कमाई का कितना उसको मैक्सिमम बोरोइंग करना चाहिए अपना? अब देखिए, रूल ऑफ थंब ये है कि दैट यू शुड बी एबल टू सस्टेन बिटवीन 1/3 एंड मैक्सिमम 40%, सो 35 से 40% ऑफ योर एनुअल सैलरी। उससे जनरली ऊपर आपका किसी भी तरह का ईएमआई नहीं बनना चाहिए, टू अ वेरी वेरी व्हेन यू स्ट्रेच इट टू द बाउंड्री सो दैट यू आर कंफर्टेबल, राइट। उसके उससे ऊपर जाना आई थिंक थोड़ा रिस्की होता है। तो यू कैन बैक कैलकुलेट एंड बोरो एज मच कि आपका ईएमआई इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो आपका अमाउंट भी बढ़ता जाता है, द अमाउंट ऑफ बोरोइंग्स दैट यू कैन सस्टेन। तो रफली ये रूल ऑफ थंब है, जहां जिसके ऊपर जाना थोड़ा टफ है। लेकिन आई थिंक जो जो आपने मिलेनियल्स का क्वेश्चन बोला, मुझे लगता है कि दिस इज अ मच स्मार्टर ब्रीड। maybe when I don't count myself in millennials. I don't know I am or not, according to economic theory, but I think the this generation is much smarter in terms of at least risk allocation. That is particularly I'm sure. तो उस वजह से I think they might command even a higher borrowing to some extent. या लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है। फ्लिप साइड ये है कि आज से 20-25 साल पहले, और लेट्स से अज्यूमिंग 15 साल पहले, इकोनॉमी वाज ग्रोइंग एट 15% नॉमिनली एवरी ईयर, या चौदह या पंद्रह परसेंट
Yeah. तो wages and salaries were growing at 8 to 10% every year. Okay, on an average. Those CAGR, वो number जो हैं, they have fallen to 4%, 4.5%. So your ability to take higher debt and inflate through it, कि आप उससे आपकी इतनी तेजी से आमदनी बढ़ेगी कि आप उससे बाहर निकल जाएंगे जल्दी, वो कम हो गई है. तो ये दो हम्म अपोजिंग फोर्सेस हैं जो आपको बैलेंस करनी पड़ेंगी. और रफली आई थिंक वो बैलेंस हो जाती हैं इफ योर क्वांटम ऑफ डेट दैट यू हैव टेकन comes from how much EMI you can service. So interest servicing है जैसे कंपनीज का होता है, you know how much that you can eventually service, आपके फ्री कैश फ्लोस कितने हैं. आई थिंक सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है. हम्म सो कंपनीज वाली बात आपने कही, यही मेरे क्वेश्चन दिमाग में आ रहा था कि कंपनीज के लिए कहा जाता है कि थोड़ा डेट लेना अच्छा होता है क्योंकि शेयर होल्डर हाँ, को उससे ज्यादा रिटर्न मिलता है. तो जैसे अब कोई यंग बंदा है तो उसको इनिशियली उसके कंजम्पशन एपिटाइट हाई रहते हैं, उसको घर भी लेना है, उसको गाड़ी भी लेना है, क्योंकि नया नया सैलरी चालू हुआ है तो दे वांट टू लिव देयर लाइफ फुल्ली. तो करेक्ट. एक एज बताइए कि इस एज तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाना चाहिए, मतलब बोरोइंग खत्म हो जानी चाहिए और नेट में आपका सेविंग्स चालू हो जाना चाहिए. बड़ा टफ क्वेश्चन है. मुझे लगता नहीं ऐसी कोई पर्टिकुलर एज है, बिकॉज आई थिंक हर इंसान की एक डिफरेंट साइकिल होती है. आई थिंक पीपल एज डिफरेंटली, इफ आई पुट इट दैट वे. यू नो या. सम पीपल, यू नो देयर इज अ फेमस कोट, मैं काफी बार लिखता भी हूँ अलग जगह पे, दैट मैनी यू नो मोस्ट पीपल डाई एट 25 एंड दे आरंट बरीड अंटिल दे आर 75, राइट. तो तो इट रियली डिपेंड्स कि आप कितने एंथुजियास्टिक हैं और कितने समय तक काम करना चाहते हैं. बिकॉज अभी ये नया कॉन्सेप्ट है रिटायरमेंट का, कि यू वांट अर्ली रिटायरमेंट विद फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. आई थिंक दैट इज अ बज़वर्ड. मेरे ख्याल से देर इज अ पॉसिबिलिटी की वर्किंग एज plus about 25 years, when you start working plus 25 years, there is a good possibility that you should be able to achieve some sort of financial independence, maybe not leave work, but have peace of mind in terms of your flows, जितनी salary flows या asset flows या dividend flows, जो भी income, regular income flows हैं, कि वो आपके lifestyle को झेल सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं. So I हम्म think when you start working plus 25 years, that should be the first target. Many will be able to achieve in 5 years, depending on, you know, extremities, and many will take 35 years. But roughly, I think that should be the ideal number that you should keep in mind. ओके, दैट्स अ फेयर इनफ फॉर्मूला फॉर अस. अब थोड़ा इक्विटी पे आते हैं, Yes. क्योंकि बॉन्ड जनरली बहुत बोरिंग रहता है, इक्विटी में एक्साइटमेंट है. Yes. तो जब हम कहते हैं कि इक्विटी में एलोकेशन होना चाहिए तो दो रूट हो सकता है, या तो डायरेक्ट इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हो सकता है. तो दोनों पे चर्चा करते हैं कि अ, क्या म्यूचुअल फंड में ही करना चाहिए या क्या डायरेक्ट इक्विटी में भी करना चाहिए. ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. मैंने अपने पिछले वीडियो में एक एक्सपर्ट थे उनको लेके आया था, मैं ये प्रश्न का आंसर देने की कोशिश किया था, तो बहुत अच्छा वीडियो था वो, उन्होंने अपने स्टाइल में अपने अंदाज में दिया था वो आंसर. मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ वो हाँ. आंसर. See, मेरे ख्याल से बहुत ही पर्सनल चॉइस है ये, और फॉर मी पर्सनली इट इज डिपेंडेंट ऑन कि मुझे कितना रिस्क लेना है. तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. जी. स्टार्टिंग ऑफ माई करियर आई प्रेफर्ड म्यूचुअल फंड्स बिकॉज मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम थी. हम्म. बट दैट वाज अ बुल मार्केट, रोरिंग बुल मार्केट. देन यू रियलाइज कि आपका फंड 20% बना रहा है, लेकिन जो स्टॉक्स आप देख रहे हैं वो 50% बना रहे हैं. यू नो, तो ये जो अभी करंट फिनोमेना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, दैट गेट्स बेटर ऑफ यू. यू नो, यू देन यू से कि आई एम मच स्मार्टर एंड आई कैन हम्म. मेक, you know, x plus than what funds are making. So you go and try and do direct equity. तो आप डायरेक्ट इक्विटी की तरफ जाते हैं. और जो इनिशियल सक्सेस है, अगर आपको मिलती है, क्योंकि जैसे अभी 2020 में कुछ बहुत लोगों को मिली होगी, हम्म. वो एक ऐसा रेसिपी क्रिएट करती है दैट इवेंचुअली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डिजास्टर, बिकॉज मार्केट्स डोंट डिलीवर द सेम रिटर्न. वो धीरे हम्म. धीरे, जैसे अगर अभी एक साल का रिटर्न 40 है, तो नेक्स्ट 2 years रिटर्न विल बी वेरी वेरी डिप्रेस्ड. दैट इज ट्रू. हाउ द मार्केट फंक्शन, राइट. और उस समय आपका डायरेक्ट इक्विटी एलोकेशन हाईएस्ट होता है, राइट. तो eventually what I understood is that you have to have a very good mix of a passive part of your equity, जो कि लॉन्ग टर्म लगातार ग्रो करता जा रहा है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, and then probably you should have
sort of a satellite portfolio. आप उसको ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बोलेंगे या फिर शॉर्ट टर्म बोलेंगे या मोमेंटम बोलेंगे, दैट इज डिपेंडेंट ऑन हाउ यू नेम इट. बट आई थिंक अ सैटेलाइट पोर्टफोलियो which is a part of your equity allocation, which takes care of the market trends. That these two I think are the ones which have worked for me. तो मेरा एक बड़ा पोर्शन जो है, more than 3/4 of my portion is dedicated towards either managed funds through mutual funds or PMS or passive funds, like an index fund, and the rest of it, almost 25%, goes through a sort of a momentum portfolio. वो ऐसा momentum portfolio जो कि रूल बेस्ड है, क्योंकि आपको मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल याद होगा, नींद आना सबसे ज्यादा जरूरी है. इट शुड नॉट बिकम अ हॉबी. तो आई थिंक ये एक पर्टिकुलर एलोकेशन है मेरे लिए. 3/4 और 1/4 काम करता है. 75 and 25% पैसिव और मैनेज वर्सेस मोमेंटम और वेयर आई एम डूइंग इट ऑन माय ओन. कुछ लोगों के लिए शायद ये रेशो 90-10 होगा या 100-0 होगा, बट आई थिंक दिस इज अ गुड मिक्स at where I am right now. और जैसे जैसे मैं द वे दैट आई एज, आई थिंक ये एलोकेशन पैसिव के लिए और बढ़ता जाएगा. इट विल इम्प्रूव इन फेवर ऑफ पैसिव. और जो मेरे से लोग यंग हैं, मे बी दे कैन डू मोर डायरेक्ट एक्विटी. बट दिस इज ओनली अबाउट एज, विवेक. इसमें एक बहुत क्रूशियल एलिमेंट है जिसमें हमने डिस्कस नहीं किया, वो है स्किल. क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टिंग या डेट इन्वेस्टिंग इज नॉट ओनली अबाउट एसेट एलोकेशन और अबाउट एज और अबाउट योर गोल्स, इट इज ऑल्सो अबाउट स्किल. राइट? अगर आपके पास स्किल नहीं है तो इट इज बेटर टू हायर स्किल. राइट? अगर मैं फॉर एग्जाम्पल किंग्स 11 पंजाब की ओनर प्रीति जिंटा है, शी डिसाइड्स टू प्ले हरसेल्फ, तो प्रॉब्लम हो जाएगा. राइट? सो शी डिसाइडेड कि आई विल हैव अ टीम व्हिच विल प्ले फॉर मी. राइट? एंड दैट्स अबाउट इट. सो यू नीड टू नो कि आप स्किल लैडर में कहां पे हैं. एंड इफ यू नो कि आप स्किल लैडर में नीचे हैं, तो यू विल गो एंड हायर स्किल. सही है. पैसिव इन्वेस्टमेंट के अंदर में एक बहुत बड़ा, अभी मैं कह सकता हूं कि एक बातचीत चालू है. बहुत लाउड वर्ड नहीं यूज करूंगा, कि बातचीत लोग करते हैं कि ईटीएफ इन्वेस्टिंग कर दो, शायद आप फंड मैनेजर से बेटर रिटर्न करोगे, पीस भी कम है उसमें, ज्यादा है, रात को सो पाओगे. यू बिलीव इन दैट थियरी? Of course, I think so. It's an asset class which has to be tracked. और देखो, एक मैं पर्टिकुलर आपको इनसाइट शेयर करता हूँ इस पे, पैसिव इन्वेस्टिंग पे. ये पैसिव इन्वेस्टिंग क्या होती है? अगर आप एक निफ्टी ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, निफ्टी इटसेल्फ इज अ पोर्टफोलियो. The only problem is that it has been decided by the exchange, not by a fund manager. जी. तो अगर आप इसको बहुत गूढ़ता से सोचेंगे, every passive ETF is also an active ETF. Okay, because it tracks the performance of companies which are probably doing well, and they have to do well over a period of time to be in the index. Otherwise वो बाहर चली जाएंगी. Right? तो वो अपने आप में, but only thing is कि उसका activity level कम है. It is not as active as a normal mutual fund or an active portfolio. तो अगर आपको एक wealth over a period of time wealth build करना है, I think it's an instrument which is worth giving a shot to. Particularly मेरे लेवल में इसका allocation कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ एक और insight share करता हूँ personal. Just before COVID, I think luckily, not by design, but luckily, I thought that I should have a little more allocation towards mid caps, but passively. Okay, because even before COVID, I realized कि mid and small caps are an asset class जो कि बेहतर है इस समय. क्योंकि अगर मैं कोविड की बात नहीं कर रहा हूँ, because nobody knows COVID. तो अगर आप इकोनॉमिक सिनेरियो उस समय का देखेंगे, because I am a more top down guy, तो अगर हमारी इकोनॉमी इंप्रूव होती है, उस समय की मैं थिंकिंग की बात कर रहा हूँ, तो ज्यादा बेनिफिट मिड एंड स्मॉल कैप्स को मिलता है. तो आई थॉट कि रेदर देन सेइंग कि कौन से मिड कैप अच्छा करेंगे, विच इज अ कॉल जो कि क्लियर 1 साल बाद होगी, लेट मी गो एंड टेक अ पैसिव कॉल कि मैं अपनी एलोकेशन थ्रू इंस्ट्रूमेंट जिसके पास 150 मिड कैप स्टॉक्स हैं उसके थ्रू बढ़ाता हूँ. अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी 2x 3x प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है जो कि बाहर अवेलेबल है. यू कैन डू अ 2x इंडेक्स प्रोडक्ट. राइट? वो आपको डबल लेवरेज देता है इंडेक्स पे. अच्छा. ओके,
तो मतलब अगर इंडेक्स 1 पॉइंट से बढ़ेगा तो वो 2 पॉइंट से बढ़ेगा, और गिरेगा भी तो भी ऐसे ही गिरेगा। तो ओके। यू कैन हैव a passive investing with a leverage which is maybe equivalent to doing single stocks, right? आपको सही है। स्टॉक जैसी वोलेटिलिटी मिलेगी, लेकिन आप इंडेक्स में हैं, लेकिन आपको स्टॉक चुनने नहीं है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, अभी इंडिया में नहीं है, मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट होंगे। बट ऑफ कोर्स एज यू सेड, आई थिंक पैसिव इन्वेस्टिंग नीड्स अ साउंडिंग बोर्ड, और इट कुड बी पार्ट ऑफ ए पोर्टफोलियो। इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो, and it takes higher allocation in different cycles. तो नंबर्स पे बात करते हैं कि सपोज आपने 75-100 आपने बोला इक्विटी आपका एक्सपोजर है, 75 पैसिव है, 25 सैटेलाइट पोर्टफोलियो। मुझे बहुत अच्छा लगा ये वर्ड, सैटेलाइट पोर्टफोलियो। तो पैसिव में 75 में कितना ईटीएफ में होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली? So roughly, I think अगर आप प्योर ETF कर रहे हो, जहां पे जी। आप sort of एक्सचेंज इंडेक्स अगर आप खरीद रहे हो जाके, तो आई थिंक इट कांट बी मोर देन 1/4, इवेंचुअली, डिपेंडिंग ऑन द एज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। राइट अगर राइट। इवेंचुअली आप, इफ यू टॉक अबाउट एन इंडिविजुअल, समझ लीजिए जो 50 ईयर्स का है, जिसकी या अगर सैलरी इनकम और 10 या 15 साल में खत्म होने वाली है, आई थिंक उसकी एलोकेशन शुड बी मच हायर। या दैट या एलोकेशन शुड गो मे बी 50-70%। और एक यंगस्टर है जो मे बी मिड 30s में या मिड 20s में है, मे बी मिड 20s में है, हिज एलोकेशन शुड बी मच लोअर एंड मोर टैक्टिकल। आई थिंक टैक्टिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, if you have the skill. Otherwise, I think it can be a fixed number, but not more than 1/4. ओके ओके। और एक इंस्ट्रूमेंट है गोल्ड, Yes. जो कि इंडिया, एनीवेज वी ऑल नो द रिलेवेंस ऑफ गोल्ड, बिकॉज एक हमारे लिए एक सोशल सिक्योरिटी का भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है गोल्ड और रियल एस्टेट। बट गोल्ड के बारे Yes. में बात करेंगे कि गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए? आई थिंक गोल्ड ईटीएफ एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है उनके लिए जो फिजिकल गोल्ड की सिक्योरिटी नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि राइट। आप फिजिकल गोल्ड बल्कि है, आप उसको स्टोर भी नहीं कर सकते हैं। और आई थिंक दैट इन दैट रिस्पेक्ट फिजिकल गोल्ड इज थोड़ा सा a problematic asset class. So gold ETFs become much more easier to take the price appreciation. देखिए, राइट। गोल्ड अपने आप में एक ऐसी एसेट क्लास है जिसका ना तो कोई डिविडेंड है ना कोई यील्ड है, राइट? ना तो वो डेट है ना वो इक्विटी है। लेकिन जब भी मैं गोल्ड को एलोकेट करता हूं तो मैं उसको इक्विटी की तरह सोचता हूँ, डेट की तरह नहीं सोचता हूँ। हालांकि अच्छा। लोग उसको पैसे की तरह सोचते हैं, हाँ कि वो हाँ सोचते हैं कि गोल्ड इज सॉर्ट ऑफ मनी, राइट? हाँ हाँ। लेकिन जो उसका रिटर्न प्रोफाइल है वो इक्विटी वाला है। इसकी वोलेटिलिटी इज मोर क्लोजर and attuned towards the kind of volatility that you seen in stock index rather than in debt instrument. तो उसकी जो एलोकेशन है वो भी उसी तरह होनी चाहिए, राइट? क्योंकि आई थिंक वोलेटिलिटी जो है दैट कैन नॉक यू ऑफ। इवन हम्म अगर आपने इक्विटी, समझ लो इक्विटी 75 रखा हुआ है टोटल, और 10 गोल्ड रख लिया है, और दोनों की वोलेटिलिटी वेरी सिमिलर, क्लोज टू ईच अदर, तो इट कैन नॉक ऑफ योर पोर्टफोलियो। हम्म। तो बट इंस्ट्रूमेंट के केस में आई थिंक गोल्ड बॉन्ड्स जो है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, दे आर अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट if you हम्म। are 5+ years, in terms of holding. If you are going to hold gold for 5+ years, I think they are an excellent instrument. Or gold ETFs, I think, are the other best option. उसके अलावा I don't see any other instrument. One particular big no is trading gold futures. वो investment नहीं है, right? या Rolling it over, और so उसको उसको eliminate करना पड़ेगा। जी जी जी। तो साहिल, अब आते हैं, मेन मुद्दा है वो है एसेट एलोकेशन इन दिस सिनेरियो। करेक्ट। अभी क्या करना चाहिए जब इक्विटी लग रहा है महंगा हो गया है? पता भी नहीं है, देखिए हाँ, महंगा है कि सस्ता है। बट आप ही बताइए कि अभी किसी को थोड़ा सेफ रहना है और लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो क्या करना चाहिए उसको? देखो, सबसे पहले आई थिंक कभी भी हम अगर पोर्टफोलियो स्टार्ट करते हैं बनाना, तो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेना बहुत जरूरी है कि इस समय हम हम्म साइकिल में कहाँ खड़े हुए हैं। और हम्म उसके कुछ ऐसे यार्डस्टिक हैं जो हर साइकिल में चैलेंज होते हैं। जैसे इस समय प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल चैलेंज है, लोग कहते हम्म हैं कि यूजलेस मल्टीपल है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आज भी 25 है तो अभी 50 भी हो सकता है, राइट? हम्म। बट आई विल टेक अ मोर कंजर्वेटिव अप्रोच। आप फिर भी हिस्ट्री को देखिए, आई थिंक इट विल बी अ गाइडिंग लाइट।
एट दिस पॉइंट इन टाइम आप कोई भी हिस्टोरिकल पैरामीटर निकाल के देखेंगे तो इट विल ईदर शो यू अ रेड फ्लैग और इट विल शो यू कॉशन, राइट? करेक्ट। आइदर ऑफ द टू। और इसका फ्लिप साइड क्या है कि अगर आप प्रीवियस क्राइसिस में जाएंगे और उसका आफ्टर में देखेंगे, जैसे 2008 है या 2000 है, टेक क्रैश है, या डोमेस्टिकली FY13 था, तो जो नेक्स्ट ईयर होता है उसमें अर्निंग्स इतनी डिप्रेस्ड होती है कि सारे वैल्यूएशन पैरामीटर हिस्टोरिकली जो हम देखते हैं वो बहुत बड़े दिखते हैं, तो आप एलोकेट नहीं कर पाते, आपको लगता है जी ये इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता, राइट? जी। तो यू मिस आउट ऑन गेन्स, राइट? तो आप इस समय आप ऐसी जो हमारी इन्वेस्टमेंट कश्ती है वो ऐसी मझधार में इस समय, आप कहाँ जाएं वो बहुत कहना बहुत मुश्किल है। एट दिस पॉइंट आई थिंक एन इक्विवेटेड पोर्टफोलियो इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग, जहां पे यू गेट टू अ 50% इक्विटी मिक्स, कि आप अपना इक्विटी मिक्स को 50% पे रिस्ट्रिक्ट करते हो, और डेट और कैश और गोल्ड को बाकी 50 में स्प्लिट करते हो। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स की यील्ड को सिर्फ यील्ड ट्रीट नहीं कर सकते। ओके। So for example, over the last 4 or 5 years, maybe let's say, uh, if you go back to June 2020 or July or August 2020, many debt mutual funds would have given more return than equity एकदम। in terms of capital appreciation, right? Because yields गिर गए थे बहुत तेजी से, तो जैसे ही डेट इंस्ट्रूमेंट की यील्ड गिरते हैं और आप बॉन्ड्स होल्ड कर रहे हो, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। हम्म। तो डेट में भी कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, और यूएस के अंदर पिछले 35 साल से इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं। हालांकि साइकिल्स आती रहती हैं, इवेंचुअली जो 35 साल से बॉन्ड होल्डर है वहां पे, और उसके सामने अगर आप इक्विटी होल्डर रखेंगे, तो बॉन्ड होल्डर अगर करेक्ट टाइमिंग करता रहा हो, ही कुड हैव मैच्ड अ गाय हु वाज डूइंग पुअरली इन इक्विटीज, तो अच्छा। देयर इज अ विंडो ऑफ कंपटीशन विद इन द टू एसेट क्लास। तो अभी की अगर हम बात करें, इक्विटी के अंदर अगर आप 50 जाते हैं, तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी अभी ऐसी यील्ड अवेलेबल है। हालांकि ये बहुत ही, it may sound very off from where we are right now in conversation in debt, but I think my view is कि अगले 5 साल में बॉन्ड यील्ड जो अभी 6.5 है या 620 है 10 ईयर, वो ये लेवल पे भी नहीं रहेंगी, इवेंचुअली दे विल कम ऑफ। तो मतलब आपके ऊपर जो के नीचे? नीचे अच्छा। नीचे ओके ओके। राइट, तो इवेंचुअली इवन आपके जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दे विल स्टिल डू वेल ओवर अ पीरियड अच्छा। ऑफ टाइम, मे बी शॉर्ट टर्म में दे माइट नॉट डू वेल, तो डेट मे नॉट बी सच अ बैड ऑप्शन eventually. So 50% equity, roughly I will say about 30-35% debt, depending on your own risk profile, and rest of it split between gold, which is I think about 5 to 10%, and cash between 10 to 20%, how you look at it, कि आपका risk appetite कितना है। But I am more conservative, मैं generally ज्यादा cash holding से विश्वास करता हूँ। एंड इट आई थिंक इवन अगर आपकी इक्विटी एलोकेशन 50 है, आप वो एलोकेशन को 50 में कब तक बर्दाश्त कर सकते हो, या अगर आप उसको 60 लेके गए थे, इट द गाय हु हैज 10 or 20% कैश will be able to sustain a rally longer than a guy who doesn't, right? Even in equity portion of your portfolio, तो अगर आपके पास कैश है तो आप बोलोगे कि मैं अभी 60% पे हूं या 50% पे हूं, मार्केट बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड हो गया है, या दिस इज लाइक अ बबल, यू विल स्टिल बी एबल टू पार्टिसिपेट, क्योंकि आप बोलोगे कि मेरी एलोकेशन इज स्टिल वेरी वेरी कंजर्वेटिव, सो लेट इट कंटिन्यू, राइट? सो आई थिंक दैट गिव्स यू अ मोर बैकअप। साहिल, एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैं इसको ही लेके कि यस। कई बार होते हैं कि आपके पास में जो एलोकेशन है उसके बाद चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। जैसे इक्विटी आपका 50% एलोकेशन है और स्टॉक्स के दाम बढ़ गए तो वो 50% आपका वेल्थ का 60% हो जाता है। तो करेक्ट। ये पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग या हाँ, एडजस्टमेंट कितना फ्रिक्वेंटली करना चाहिए, और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये करना चाहिए, लेकिन ये सवाल ऐसा है कि ये कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज करता है। कन्वेंशनल हम्म। विजडम क्या बोलता है, दैट यू शुड लेट योर विनर्स रन, या और एसेट एलोकेशन क्या करता है, आपके विनर्स को काटता रहता है। या 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 So optimum mix क्या है, that you decide asset allocation moment, आप asset allocation moment decide करो based on the readings of underlyings। मतलब अगर हम्म। आपकी वैल्यूएशन चेंज हो रही है, अगर आपके गोल्स चेंज हो रहे हैं, तो आप अपनी इक्विटी एलोकेशन को रीसेट कीजिए।
अच्छा। तो अच्छा। मेरा तो मेरा प्रोसेस क्या है कि मैं बहुत सारी कॉन्वर्जेशन करता हूँ, रिफ्लेक्शन करता हूँ, बहुत बार सोचता हूँ कि मुझे एलोकेशन चेंज करना है कि नहीं। हर हफ्ते सोचता हूँ, हर महीने सोचता हूँ, लेकिन करता बहुत कम बार हूँ, राइट? यू हैव टू कीप ऑन रिविजिटिंग योर हाइपोथेसिस अगेन एंड अगेन, लेकिन एक्ट लेस। सो इट इज थिंक मोर, एक्ट लेस, क्योंकि अगर आप बार बार एक्ट करोगे, यू विल इवेंचुअली एंड अप becoming a very very active investor, which is a very detrimental uh, thing to do if you want to build wealth for the long term. So I think framework को revisit कीजिए, but अगर rule of thumb बोले, I think every 2 quarters probably you should revisit your asset allocation. ओके। That is a rough time frame, लेकिन when very large events happen, जैसे कोविड हुआ या फिर डेट क्राइसिस हुआ या फिर करेंसी क्राइसिस हुआ 2013 का, आई थिंक यू शुड रिविजिट योर एलोकेशन एवरी मंथ। ओके। एवरी मंथ यू शुड रिविजिट। ओके। एक क्वेश्चन और मन कर गया। यस बोला था प्लीज लास्ट प्लीज। है, बट एक लास्ट क्वेश्चन। मोमेंटम इन्वेस्टिंग अभी बहुत चल रहा है ये, क्योंकि मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग है मार्केट के अंदर में। तो क्या करना चाहिए, मतलब शैल वी राइड द टाइड या कॉन्ट्रेरियन सोचें? नहीं, मेरे ख्याल से मोमेंटम इन्वेस्टिंग, द वे आई अंडरस्टैंड, बहुत लोगों की डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है, मेरी अंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग वर्क्स बोथ वेज। अगर हम्म। मार्केट बढ़ रहा हो या गिर रहा हो, तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो की बात की थी, जी। तो जी। मेरा क्या अप्रोच रहता है उसमें, मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरेटिव का। ओके। तो उसमें एक 3 लेग्ड अप्रोच है। ओके। फर्स्ट यू फाइंड आउट कि ऐसे कौन से सेक्टर हैं जो इंडेक्स को, जैसे निफ्टी है, उसको आउट परफॉर्म कर रहे हैं और अंडर जी। परफॉर्म कर रहे हैं। सो यू जी। विल हैव टॉप 3 आउट परफॉर्मर्स एंड टॉप 3 अंडर परफॉर्मर्स, राइट? जी। जी। फिर आप उन सेक्टर्स में जाएंगे, देखेंगे ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो इस सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब आपने आउट परफॉर्मेंस निकाल लिए, तो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स निकालेंगे और अंडर परफॉर्मर में अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स निकालेंगे। जी। तो आपको मार्केट के टॉप गेनर और टॉप लूजर इवेंचुअली मिल जाएंगे, जी। राइट? जब आप ये पोर्टफोलियो बनाते हैं, आपके पास तकरीबन, द वे आई डू इट, यू विल गेट 9 stocks दैट यू हैव टू बाय एंड अबाउट हम्म। 9 stocks दैट यू हैव टू सेल एंड और हम्म। गो शॉर्ट. So it हम्म। becomes a momentum portfolio which you can create, which is market neutral. राइट। And that राइट। market neutral portfolio can also have different allocation. मतलब अब एक ऐसा समय आएगा जब आप बोलोगे यार मार्केट इतना बुलिश है, आई डोंट वांट टू हैव अ हाई शॉर्ट एलोकेशन, मुझे शॉर्ट या। एलोकेशन 20% ही रखना है और या। लॉन्ग्स 80% रखना है, राइट? या। सो या। दैट काइंड ऑफ एलोकेशन विल चेंज. आई थिंक हम ऐसे मोमेंट पे खड़े हैं जहां पे दैट एलोकेशन कुड बी मार्केट न्यूट्रल, या। okay, or slightly favored in terms of you know, getting the amount of selling that you do, maybe giving it more flavor. मतलब या। अगर आप you change your lots, कि अगर आप निफ्टी कर रहे हैं, स्टॉक्स कर रहे हैं, XYZ कंपनी आपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लॉन्ग किया है, तो अगर आप 5 लॉट करते थे, तो आपने उसको कट डाउन करके 4 कर दिया, लेकिन शॉर्टिंग वाले अभी भी 5 है. You change your allocation, right? In that sense. So I think we are in that stage right now where you have to either go neutral in terms of your market allocation or slightly towards finding ideas to short. साहिल, ये रिलेटिव वाला जो साइंस है मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, और ये एक्चुअली साइंस ऐसा Yes, है कि इस पे बहुत डीप डिस्कशन किया जा सकता है। तो लेकिन आज बिल्कुल के लिए बिल्कुल. एसेट एलोकेशन Yes, पर्सपेक्टिव से, मार्केट का अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से बहुत मजा आया। आई रियली thank you, एंजॉयड दिस thank you, इंटरेक्शन साहिल, थैंक यू सो मच। thank you, Vivek. Thanks for having me. I think it will be maybe useful for people who listen to it. एब्सोल्युटली, ये इतने सिंपल तरीके से आपने इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक बताया है। और एक बात तो तय है कि वेल्थ मैनेजर्स जो मार्केट में कॉन्सेप्ट समझाते हैं, जनरली लोगों को डर लगता है कि अरे ये तो बहुत ही बाउंसर वाले कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। बट अब समझ में आ रहा है कि आप क्यों अच्छे वेल्थ मैनेजर माने जाते हैं, बिकॉज आप बहुत ही सिंपल रखते हैं चीजों को। सो थैंक यू फॉर रिकॉर्डिंग दिस सिंपल वीडियो विद अस। Thank you, Vivek. Thanks a lot. थैंक यू। तो दोस्तों, आशा कर रहा हूँ मजा आया होगा। थोड़ा अलग डिस्कशन था, ट्रेडिंग और मार्केट ओरिएंटेड नहीं करके थोड़ा वेल्थ पर्सपेक्टिव से बातचीत हुई, और साहिल हमारे साथ जुड़े। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, बिकॉज ये नॉलेज इतना इजीली मिलता नहीं है जितना प्यार से साहिल ने हमको दिया है। तो शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा,
और साहिल ट्विटर पे एक्टिव हैं, तो आप उनको ढूंढ लीजिएगा क्योंकि बहुत ही सिंपल सा नाम है और अवेलेबल है वो, और उनको फॉलो जरूर कीजिएगा बिकॉज वो बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं ट्विटर में। साहिल, वैसे आपका ट्विटर हैंडल साहिल कपूर ही है, राइट? यस 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 इट इज। दोस्तों फॉलो जरूर कीजिएगा, बहुत मजा आएगा आपको फॉलो करके। थैंक यू साहिल, हैव थैंक अ यू, ग्रेट। थैंक्स विवेक, थैंक यू, बाय, बाय। थैंक यू।